कार्बन डाइऑक्साइड के फैलने से। इसके अलावा भी और भी गैस है जैसे जल, वाष्प, ये सब भी है, तो वो सब भी हम आगे की चैप्टर में पढ़ेंगे। बट अभी हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे, ग्रीन हाउस गैस किससे होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से। और आगे जब मैं लिखाऊंगा तो और भी उसके ऐड कर लेंगे, अभी बताऊंगा तो एनसीईआरटी पढ़ने का मज़ा खराब हो जाएगा। और ग्लोबल वार्मिंग क्या कहते हैं, ग्लोबल मतलब पृथ्वी, अब वार्मिंग मतलब वार्म यानी गर्म होना। तो जब पृथ्वी का तापमान गर्म हो जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे। और जब ग्लोबल वार्म होगा यानी पृथ्वी गर्म होगा तो बर्फ़ क्या होंगे, पिघलेंगे, ठीक है। और बर्फ़ के पिघलने से क्या होगी, नदी, बर्फ़ के पिघलने से वो क्या होगा, पानी का रूप ले लेगा, और वो जब पानी का रूप ले लेगा तो फैल जाएगा, उससे क्या आ जाएगी, बाढ़ वगैरह आ जाएगी, ठीक है ना। ये वाला हमने पिछली वीडियो में देख लिया है कि पृथ्वी पे कितने प्रतिशत गैस पाए जाते हैं। पौधों में कौन सी गैस की आवश्यकता होती है, तो नाइट्रोजन के लिए, है ना। और ये नाइट्रोजन कैसे लेते हैं, तो ये जीवाणुओं के थ्रू नाइट्रोजन लेते हैं पौधे, ठीक है। जीवाणु मतलब छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं। और मनुष्य तथा पशु क्या लेते हैं, तो ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। और पौधे हरा कैसे होते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। आपको पता है कि मान लो ये पेड़ है, ठीक ना, और जब यहाँ से सूर्य की किरणें पड़ती है तो इस सूर्य को किरणों को पौधे क्या अवशोषित करते हैं, पूरी क्रिया क्या है, प्रकाश संश्लेषण। इसे हम इन्वायरमेंट के चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हरे पादप अपने भोजन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। तो मनुष्य क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है और ऑक्सीजन लेता है, लेकिन पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन बाहर करता है। ये चीज़ आपको पता होगी। ये हमने पढ़ लिया था, क्षोभ मंडल, बहिर्मंडल, फिर भी इसमें देख लेते हैं। ये याद रखिएगा, अगर वो वाला अभी तक आपने नोट्स नहीं बनाए तो उसको नोट्स मत बनाइएगा, बट इसको ऐसे नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। ये पूरा देख लीजिए, मैं आपको पीडीएफ भेज दिया हूँ। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट सब आप लिखते जाइए, याद करते जाइए। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है, 13 किलोमीटर। मौसम की सभी घटनाएं कहाँ होती है, क्षोभ मंडल में, ठीक है। तो मौसम की सभी घटनाएं मतलब वर्षा होना, है ना, हवा बहना, ये सब कहाँ होगी, ये सब होगी क्षोभ मंडल में। समताप मंडल की औसत ऊंचाई 50 किलोमीटर। और ये किसके लिए, हवाई जहाज कहाँ उड़ता है, तो समताप मंडल में, ठीक है। और ओजोन गैस की परतें जो होती है, जो यूवी किरणों से बचाती है, तो वो कहाँ होगी, समताप मंडल, समताप, जहाँ पे ताप अधिक होगा तो वो क्या करेगी, ओजोन गैसें छोड़ेगी, है ना। तो उसके जो हानिकारक जो किरणें होती है उससे हमें कौन रक्षा करती है, समताप मंडल करती है, ठीक है। मध्य मंडल की ऊंचाई कितनी है पूछेगा, लगभग 80 किलोमीटर। और अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इसी पर आने पर जल जाते हैं। तो एग्जाम में पूछेगा अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले या उल्का पिंड किस परत पे आके जल जाते हैं, तो मध्य मंडल में, यानी बीच में आके रह जाते हैं। मध्य मतलब बीच में, तो बीच में आके कौन रह जाता है, उल्का पिंड। सबसे अधिक ऊंचाई तापमान कहाँ होगा, तो बाह्य मंडल, क्योंकि सबसे बाहरी सतह है और टेम्परेचर वहीं होगा। इसकी कितनी किलोमीटर के बीच में, तो 80 से 400 किलोमीटर। और रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है, जो रेडियो हम सुनते हैं उसका सैटेलाइट कहाँ रहेगा, तो बाह्य मंडल में। अब इसको फोटो आप देख लीजिए, यहाँ पे उड़ रहा है हवाई जहाज, है ना। यहाँ पे ओजोन की लेयर है जो समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच में है। माउंट एवरेस्ट कहाँ है, क्षोभ मंडल में है ना। यहाँ पे देखिए, ये फोटो मैंने पिछले वाले में बता दिया आपको, देख लीजिएगा। बहिर्मंडल में ही कौन सी गैसें होती है, हीलियम एवं हाइड्रोजन। और आपको पता है कि पृथ्वी पे कौन दो गैस पाई जाती है, तो हाइड्रोजन एवं हीलियम। और यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती है, यानी बाह्य मंडल में तैरती रहती है, जिससे हमारा पृथ्वी संतुलन बनाए रखता है। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा का कितनावां भाग प्राप्त करता है, तो 2 अरबवां भाग प्राप्त करता है, ठीक है। तापमान पूछेगा कि तापमान बढ़ता घटता कैसे, तो आपको पता है गर्मी के दिन में तापमान अधिक रहता है, ठंडा के दिन में कम रहता है। लेकिन ये तापमान ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है, गर्मी ठंडा हुआ, इसके अलावा ताप और शीतलता हुआ, ठीक है ना।
इसके अलावा बहुत सारा चीज़ है, जैसे हवा बहेगा तो उससे भी तापमान बढ़ेगा, जल का स्तर बढ़ेगा उससे भी तापमान घटेगा बढ़ेगा। उसके बाद अगर हमारे पृथ्वी पर क्या बोलते हैं प्रदूषण होगा उससे भी तापमान घटेगा बढ़ेगा। तो तापमान का बहुत सारा कारक है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं मोर देन वन वाले में। अब पूछेगा बताइए आतापन किसे कहते हैं। तो आतापन मतलब तापन मत आ, है ना, इसमें क्या आतापन हिंदी में यही होता है। आतापन मतलब आतपन, आतपन दूर हो जाए, यानी जो ऊर्जा पृथ्वी को रोक लेती है उसे आतपन, मतलब हम तापना नहीं चाहते, है ना। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ये हमने पढ़ लिया है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की घटती है तापमान। जैसे चलो फिर से मैं समझा देता हूँ। ये है हमारा प्यारा सा पृथ्वी और ये है सूरज, ठीक है। ये पता है कि 0 डिग्री विषुवत रेखा, तो सबसे ज़्यादा फोकस यहाँ होगा ना। जैसे यहाँ पे जाएगा तो इसका प्रकाश का किरण फैलता जा रहा है, तो यहाँ पे तापमान क्या होगा, कम होता जाएगा 0 डिग्री या कम, उससे 1 डिग्री 5 डिग्री जितना भी। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे होगा ना तापमान, जितना भी हो सकता है यार, मान लो 20 डिग्री 22 डिग्री 10 डिग्री 5 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे सीधा फोकस पड़ रहा है ना। दूसरा एग्जाम्पल ले लो, अगर यहाँ पे एक राम है, ठीक है ना, ठीक है, ये राम है और बगल में एक श्याम है, ठीक है। तो श्याम है, तो ये जब दोनों पास में रहेंगे तब ना ज़्यादा दोनों का एनर्जी लगेगा, लेकिन जैसे ये दूर हो जाएंगे तो यहाँ पे एनर्जी घट जाएगा, यानी यहाँ पे तापमान घट जाएगा, ठीक है। एक पूछेगा कि तापमान की मापने की इकाई क्या है, तो सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, जब 0 डिग्री कोई चीज़ होगा तो पानी जम जाएगा, और 100 डिग्री सेल्सियस होगा तो पानी उबलने लगेगा। तो ये दोनों ही चीज़ याद रखेंगे। अब पूछेगा कि एस्फाल्ट क्या है, या एस्फाल्ट का काम क्या है। तो एस्फाल्ट सड़कें एवं धातु और कंक्रीट से बने भवन, नहीं, एस्फाल्ट जो होता है, एस्फाल्ट से क्या होता है कि सड़कें एवं जो धातु वगैरह होते हैं ना, तो उसके भवन गर्म हो जाते हैं और उसमें ऊष्मा मुक्त हो जाती है, तो एस्फाल्ट होता है, ठीक है ना। एस्फाल्ट उसे ही कहते हैं। ये पूछेगा नहीं बट याद रख सकते हैं। अब एग्जाम पूछा है कि हमारे शरीर पे वायु का कौन सा दाब लगता है, तो उच्च दाब लगता है। यहाँ पे देखिए वायुमंडल के ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है, क्यों, क्योंकि ध्रुवों की ओर जाने पर टेम्परेचर कम हो जाती है ना। और समुद्र स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होती है। तो एग्जाम में पूछेगा सबसे ज़्यादा वायुदाब कहाँ होती है, समुद्र स्थल पे। हमारा शरीर पे कौन सा दाब लगता है, तो उच्च दाब, ठीक है। अधिक तापमान वाले क्षेत्र में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और ये निम्न दाब क्षेत्र बनाता है, ठीक है। ये मेन बात पढ़ना ओशियनोग्राफी में, ठीक है। जैसे ये पृथ्वी है, तो यहाँ पे सबसे पहले ये ले लो लेयर, इसको बना लो। यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा, तो यहाँ पे भी लो प्रेशर है, निम्न दाब। और यहाँ पे लो प्रेशर बना, तो लो प्रेशर से क्या होता है, जब भी लो चीज़ होता है तो बच्चा गिर जाता है ना। तो बच्चा गिर जाता है, तो यहाँ से जब लो प्रेशर बनेगा तो ये क्या करेगा, गिर जाएगा। तो गिर जाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन देंगे, उसका पानी उनी पिलाएंगे, या उसका देह को या सीना पे कस के रगड़ेंगे ना, तो उसे क्या होगा, उसमें एनर्जी आ जाएगा। तो उसके बाद अगला फ्लो क्या होगा, हाई प्रेशर। तो एनर्जी आ जाएगा, तो यहाँ से जब उठ के यहाँ चला गया तो कहाँ हो गया, खाली हो गया। तो इसलिए गमन कैसे होता है, पृथ्वी से ऊपर जाने पे लो प्रेशर से हाई प्रेशर बनता है ना। और यहाँ पे लो प्रेशर बना तो यहाँ पे बचवा गिर गया, तो बचवा के गिर जाने से जगह क्या हो गया, खाली हो गया। और बच्चा गिर के कहाँ चल गया, अगला क्षेत्र में चल गया। जो यहाँ पे 0 डिग्री था, 22.5 डिग्री, यहाँ पे 66 डिग्री। तो 66 डिग्री वाला में क्या होगा, हाई प्रेशर। फिर हाई प्रेशर है, तो फिर जब गिरेगा तो फिर लो प्रेशर, फिर वो गिर के उठ जाएगा तो फिर हाई प्रेशर। तो चलते एल, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, फिर लो प्रेशर, फिर हाई प्रेशर, तो ये चलते रहता है। तो एग्जाम में पूछेगा कि विषुवतीय रेखा क्षेत्र के पास कौन सा दबाव लगता है, तो लो प्रेशर। और उसके ऊपर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में हाई प्रेशर, फिर उसके ऊपर में उपोष्ण कटिबंधीय शीत कटिबंधीय लो प्रेशर। तो इस तरीके से बढ़ता जाएगा, आप याद रखेंगे ऐसे करके। अब एग्जाम पूछा है कि वायु सदैव कैसे गमन करती है, तो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है, डेट्स इट।
आपको पता है कि चंद्रमा पर वायु नहीं है, अगर हवा नहीं होगा तो दबाव बनेगा नहीं, क्योंकि जब हमें हवा लगता है तभी ना महसूस करते कि अच्छा आहा कितना अच्छा गर्मी है, कितना अच्छा ठंडा है। तो क्या हो रहा है, क्योंकि वो दबाव लग रहा है। और चंद्रमा पे वायु ही नहीं है तो वहाँ पे दबाव नहीं लगेगा। जैसे ये चंद्रमा है और यहाँ पे हवा नहीं रहेगा तो कोई बच्चा यहाँ पे है तो क्या यहाँ पे जाएगा, हिलता कैसे, जब वायु लगता है। तो ये बच्चा यहीं पे रह जाएगा, ठीक है, यहीं पे रह जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे जब जाएंगे, बच्चा यहाँ पे जाएगा चंद्रमा पे, तो कोई ड्रेस पहन के जाता है, और वो ड्रेस पहन के नहीं जाएगा तो उसके मुंह से खून आने लगेगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पे वायु दबाव नहीं है। मैं इसको फोटो दिखा देता हूँ चंद्रमा पे जो जाते हैं पोशाक पहन के। तो ये आप देखिए, यही है चंद्रमा पैराशूट, ठीक है ना। अब देख रहे हो यहाँ पे हेलमेट पहना हुआ है, गैस लिया हुआ। अगर ये सब चीज़ नहीं करेगा ना तो इस पर क्योंकि दबाव नहीं है, इसमें उल्टा दिशा में चलता है, तो इससे क्या होगा, इसका खून ब्लड आने लगेगा। आपको पता है जब सांस नहीं चलती है, जब हवा नहीं मिलती तो हम क्या करते हैं, हाँफने लगते हैं ना, करने लगते हैं ना, तो क्या होता है, इसलिए यहाँ पे दबाव ना लगे, इसका बादल फट जाएगा। इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन पैराशूट सब पहने रहता है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। एक और इम्पोर्टेंट याद है, एग्जाम में पूछा कि पवन का नाम कैसे निर्धारित होता है। तो उसके आने की जिस दिशा से वो आएगा, जैसे अगर ये पृथ्वी है और अगर ईस्ट मतलब पूरब, नॉर्थ मतलब उत्तर, साउथ मतलब दक्षिण, डब्लू वेस्ट मतलब पश्चिम। अगर ये इधर से आएगा तो इसका पूर्वी हवा, इधर से आएगा तो उत्तरी हवा, इधर से आएगा दक्षिणी हवा, पश्चिम से आएगा तो पश्चिमी हवा, ठीक है। तो दिशा के हिसाब से, जिस दिशा से चलती है उस दिशा के हिसाब से पवन की गति का निर्धारण होता है। अस्थाई पवन किसे कहते हैं, अस्थाई मतलब जो अपने जगह पे रुका हुआ है, ठीक है। तो क्या करेगा, वर्ष भर चलता रहे, क्योंकि ये अपने जगह पे रुका हुआ है। अब इसमें याद रखिए कि अस्थाई पवन जो व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवने, वही अस्थाई पवन है, और ये वर्ष भर लगातार चलती रहती है एक ही दिशा में, ठीक है। निश्चित दिशा या एक ही दिशा, मतलब पश्चिम में चले तो पश्चिमे में चलेगी, पूरब में चले तो पूर्वे में चलेगी। मौसमी पवन मतलब ठंडा के मौसम में ठंडी हवा देगी, गर्मी के मौसम में गर्मी की हवा। जैसे भारत में मानसूनी पवन, ये क्या है, मानसूनी पवन के उदाहरण है, ठीक है। स्थानीय पवन जो मतलब एक विशेष क्षेत्र में आता है, ठीक है, या किसी विशेष समय में आता है, वो स्थानीय पवन। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्र समीर। स्थल पे क्या होता है, स्थानीय है ना, समुद्र में समुद्री हवा चलती है, तो वो सब स्थानीय। ये पांचों फैक्ट याद रखिएगा कि वर्ष भर लगातार कौन सी हवा चलती है, अस्थाई पवन। पश्चिमी एवं पूर्वी पवने कौन है, तो अस्थाई पवन। भारत में मानसूनी पवने किसके उदाहरण है, तो मौसमी पवने। स्थल एवं समुद्री समीर किसके उदाहरण है, तो स्थानीय पवनों के, ठीक है। लू किसे कहते हैं, तो जब गर्मी के मौसम में गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन हमें चारों तरफ से झकझोर देती है तो लू कहते हैं। नहीं देखते लू मार दिया, तो क्यों मारता है, क्योंकि जब गर्मी में ज़्यादा टेम्परेचर होता है और ह्यूमिडिटी हाई लेवल का होता है, तो हमारे जब चेहरा पे लगता है तो लगता है ना झुलस जाता है, तो इस तरीके से। ये वाला भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, बट ये आपको याद नहीं रखना, ये पूछेगा नहीं इतना हाई क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कि बताइए भारत के किस तट पर हमेशा चक्रवात का खतरा बना रहता है। तो वो भारत के पूर्वी तट पर, और कहाँ से कहाँ तक, तो उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी तक, ठीक है ना। पूर्वी तट पर किसके कारण, तो बंगाल की खाड़ी में उठता है जो चक्रवात, उसके कारण। कहाँ पे, तो उड़ीसा में है बंगाल की खाड़ी, ठीक है ना। उड़ीसा के क्षेत्र में पूर्वी तट तो पूरे है ना, जैसे भारत का नक्शा है तो इसे पता है पश्चिमी तट और इसे पूर्वी तट। तो सबसे ज़्यादा चक्रवात किधर आता है, इधर में आता है। आपको पता है इधर बंगाल का खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल, और इधर अरब सागर। एक बार और मैं बता देता हूँ, ज़्यादा हड़बड़ाहट। ये जैसे प्यारा भारत का है ना, ऐसे ऐसे मान लो ना। ये पता है पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट, इधर होता है बंगाल की खाड़ी, ये फोटो बना लीजिएगा अपने हिसाब से। इधर है अरब सागर, तो भारत के पश्चिम में अरब सागर है, भारत के पूरब में बंगाल की खाड़ी है। तो चक्रवात किधर आता है, इधर ही आता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। और ये सब किसका क्षेत्र है, ये सब पूर्वी तट है, इधर उड़ीसा, बंगाल, आंध्र प्रदेश, ये सब क्षेत्र में सबसे ज़्यादा चक्रवात आता है। तमिलनाडु भी है। अब एग्जाम पूछे कि जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं, तो आर्द्रता कहते हैं, ठीक है।
तो जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होगी तो हम क्या कहें, आर्द्र दिन है। मतलब आर्द्र में क्या होता है, गर्मी भी ज़्यादा होती है, हवा भी ज़्यादा चलती है ना। और आर्द्र दिनों में क्या होगा कि कपड़ा सूखने में समय लगेगा और पसीना हमारे शरीर में सूखती नहीं। वो क्या होता है कि हमें ना बेचैनी वाला माहौल बना देता है, हमें गर्मी भी लगेगी और हमें कोई चीज़ भी नहीं होगा। तो एग्ज़ाम में पूछेगा कि हमारे शरीर में पसीना कब आसानी से नहीं सूखता है या कपड़े कब आसानी से नहीं सूखते हैं, तो जब हमारी वायु में आर्द्रता अधिक होती है। अब एग्ज़ाम में पूछेगा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब हवाई जहाज़ अपने पीछे एक सफ़ेद पथ छोड़ती है। आप देखते हैं कि जब ये बादल में हवाई जहाज़ चलता है तो हवाई जहाज़ होगा यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे वाइट वाइट दिखते हैं। आप देखिएगा आसमान में कभी, तो ये क्या है, वायु पथ है सफ़ेद सा, ठीक है। अब ये क्या होगा कि पथ के रूप में कैसे दिखाई देती है, तो जब वायु में गतिमान न रहने की स्थिति हो, ठीक है, गतिमान न रहने की स्थिति हो तो संघनित नमी कुछ देर के लिए पथ के रूप में दिखाई देती है। तो वायु यहाँ पे क्या गतिमान नहीं, इसलिए रुका हुआ। अगर ये गति में होता है तो क्या करता, धुआं की तरह उठा देता, और ये अपना जा रहा है। आपने कभी देखा है कि मतलब कोई चौपर चलता है तो इस तरीके गतिमान बनता है? चौपर मतलब हवाई जहाज का छोटा रूप जिसमें 2 आदमी 4 आदमी बैठते, नहीं देखे होंगे। तो क्यों होता है, क्योंकि वायु गतिमान न रहने के कारण, लिखिएगा कि वायु गतिमान न रहने की स्थिति के कारण जब हवाई जहाज अपने पीछे पथ छोड़ती है तो उसका निशान रह जाता है, ठीक है। ये फैक्चुअल और थ्योरेटिकल दोनों क्वेश्चन है। अब आपको पता है कि वर्षा ओला क्या होता है, ओला चाहे सही में वृष्टि क्या होता है। तो ओला आपको पता है, ओला कब होता है, जब वर्षा के साथ साथ थोड़े थोड़े बर्फ़ गिरने लगते हैं, बर्फ़ के गोले गोले टुकड़े गिरते हैं, आप देखे होंगे, ठीक है। इसका प्रैक्टिस कर लीजिए। ये सब ना आप खुद से बनाइएगा, ठीक है। ये मत देखिए आंसर, इसमें आंसर मत देखिए, हमने आपको भेज दिया है, आप क्लास 7 के चैप्टर से इसको खुद से बनाइएगा, ठीक है। ये इतना क्वेश्चन आप इसमें अभी आंसर दिख रहा है, बट प्रयास कीजिए कि इस आंसर को हम ना देखें, खुद से बनाएं। हो सकता है मैं इसमें गलत आंसर टिक मारा हूँ, कोई नहीं जानता।